इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट मेमोरी लेआउट एंड द डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पे स्विच करने से पहले हम ये समझते हैं कि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन क्या होती है। व्हाट इज स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन? स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होती क्या है? जो मेमोरी हमारी कंपाइल टाइम पर एलोकेट होती है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। जनरली जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं उस समय हम इस मेमोरी को स्पेसिफाई करते हैं अपने प्रोग्राम में, वो साइज़ मेंशन करते हैं और उसी को हम बोलते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। ये साइज़ फिक्स्ड होता है जिसको लेटर ऑन रन टाइम पे या एग्जीक्यूशन टाइम पे हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं कर सकते। उसमें साइज़ चेंज करने की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप कोई एरे डिक्लेयर करते हो, इंट ए ऑफ साइज 10 सपोज इक्वल टू जो भी आप एलिमेंट देना चाहें, तो यहाँ पर हमने एरे के साइज़ को फिक्स कर दिया, राइट। हमने एरे का साइज स्पेसिफाई कर दिया, दैट इज़ 10। हो सकता है रन टाइम पे आप प्रोग्राम में अपना ऐसे इंस्ट्रक्शन लिखो कि जिसमें आप यूज़र से इनपुट कराना चाहो कि आप कितने एलिमेंट्स दे सकते हो। उस टाइम पे आपको 10 से कम, 10 से कम ही आपको नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आप मेंशन कर सकते हो, वहाँ पर 10 से ज़्यादा नहीं। तो उस केस में क्या होगा, सपोज़ मैं एरे का साइज़ रन टाइम पे 5 मेंशन करती हूँ, तो बाकी के जो 5 स्टोरेज स्पेसेस हैं, 5 एलिमेंट्स के लिए जो स्टोरेज स्पेसेस हैं वो वेस्ट जाएंगे, राइट। तो ये स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि आप एरे के साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं कर सकते, तो वहाँ पर वो फ्लेक्सिबिलिटी मिसिंग होती है। तो उसी को दूर करने के लिए आपका डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पिक्चर में आता है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब है कि आप रन टाइम में, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन आपकी होती है कंपाइल टाइम में, राइट, कंपाइल टाइम एंड जनरली बाय द प्रोग्रामर, क्योंकि प्रोग्रामर ये कोड लिखेगा और यहाँ पर ये साइज स्पेसिफाई करेगा, राइट। तो और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन आपकी होती है रन टाइम पे। ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, यूज़र को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, प्रोग्रामर को, कि वो रन टाइम पे जितना मर्जी चाहे उतना साइज़ दे सकता है, राइट। उससे मेमोरी वेस्टेज कम होती है। इसका ये एडवांटेज है कि आप रन टाइम में साइज़ मेंशन करके अपनी मेमोरी वेस्टेज को बचा सकते हो, राइट। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में आगे बढ़ने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पूरा मेमोरी का स्ट्रक्चर, पूरा मेमोरी का लेआउट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मेमोरी में कितनी स्पेसेस होती हैं, कितने सेगमेंट्स होते हैं जहाँ पर अलग अलग टाइप की स्टोरेज होती है जो कंपाइलर करता है, राइट। जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कॉस्टली रिसोर्स होता है, राइट। तो एज अ प्रोग्रामर आपको मेमोरी लेआउट ऑफ अ सी प्रोग्राम समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसको समझ के आप मेमोरी की वेस्टेज को रोक पाओगे और बहुत स्मार्टली मेमोरी एलोकेशन को कर पाओगे। तो अगर आप सी प्रोग्राम की मेमोरी लेआउट को देखें तो उसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है आपका जहाँ पर प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड होते हैं, जो भी आप कोड लिखते हो, राइट। जो भी आपने सपोज एक सी प्रोग्राम लिखा, उसका जो भी इंस्ट्रक्शन है, लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको हम इस सेगमेंट में स्टोर करते हैं। यहाँ पर आपके लोअर एड्रेसेस हैं और जैसे जैसे आप ऊपर सेगमेंट में जा रहे हो वहाँ पर आपके हायर एड्रेसेस हैं। तो इस सेगमेंट में हम जो टेक्स्ट सेगमेंट जिसको हम बोल रहे हैं, यहाँ पर हम प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन को स्टोर करते हैं और वो इंस्ट्रक्शन रीड ओनली फॉर्मेट में होते हैं। रीड ओनली फॉर्मेट में क्यों होते हैं? ताकि वो मॉडिफाई ना हो जाए एक्सीडेंटली, किसी भी तरीके से उनमें चेंज ना आ जाए, ऑल्ट्रेशन ना हो जाए। और ये जो इंस्ट्रक्शन है वो मशीन फॉर्मेट, मशीन कोड में या बाइनरी कोड में स्टोर्ड होते हैं, राइट। नेक्स्ट सेगमेंट में अगर आप चलें तो जितने भी आपके ग्लोबल और स्टैटिक वेरिएबल्स आप अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हो। ग्लोबल वेरिएबल्स कौन से होते हैं? जो आप अपने प्रोग्राम में किसी भी फंक्शन के बाहर स्पेसिफाई करते हो और उनका स्कोप थ्रू आउट द प्रोग्राम या थ्रू आउट द एप्लीकेशन रहता है, उनको आप बोलते हो ग्लोबल वेरिएबल्स। उसके अलावा स्टैटिक वेरिएबल्स, कांस्टेंट वेरिएबल्स और एक्सटर्न वेरिएबल्स सब इसी सेक्शन में स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, ओके। तो इस टाइप के जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको जगह मिलती है इस सेकंड सेगमेंट में, जहाँ पर हम ग्लोबल, स्टैटिक, एक्सटर्न, कॉन्स्ट ऐसे वेरिएबल्स को स्टोर कर सकते हैं। ये दो तरह से हो सकते हैं आपके, या तो इनिशियलाइज्ड और या फिर अनइनिशियलाइज्ड। इनिशियलाइज्ड मतलब उनकी प्रोग्रामर ने कोई वैल्यू उसको असाइन की है। सपोज मैं यहाँ पर लिखती हूँ इंट ए इक्वल टू
20। यहाँ पर मैंने इसको कोई वैल्यू दे दी है, राइट। और अगर मैं सपोज मेरा स्टैटिक वेरिएबल है ये, स्टैटिक इंट ए इक्वल टू 20, और अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ स्टैटिक इंट बी, यहाँ पर मैंने वैल्यू को इनिशियलाइज किया है, यानी कि ए के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू मैंने दी है, दैट इज़ 20, और बी में यहाँ पर मैंने कोई वैल्यू असाइन नहीं की है, और यहाँ पर वैल्यू असाइन नहीं की है। तो दो इनिशियलाइज्ड और अनइनिशियलाइज्ड दोनों ही टाइप के जो वेरिएबल्स हैं वो इस सेगमेंट में स्टोर्ड होते हैं, ओके। और जो अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल्स होते हैं इनको कंपाइलर क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट इनकी वैल्यू को 0 इनिशियलाइज कर देता है अपनी तरफ से। सो बाय डिफ़ॉल्ट उनकी वैल्यू आपने असाइन नहीं की है, बट कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर उनकी वैल्यूज़ को 0 कर देगा, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है हमारा स्टैक। स्टैक एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। सो अब हम समझते हैं कि स्टैक जो आपका मेमोरी लेआउट का जो सेगमेंट है वो किस तरह से काम करता है। आपको पता होना चाहिए उसके लिए कि स्टैक क्या होता है। स्टैक एक प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है जो है लास्ट इन फर्स्ट आउट। आपने बच्चों का एक रिंग वाला गेम देखा होगा, उसमें एक स्टैंड होता है और उसमें डिफरेंट कलर की रिंग्स आपको स्टैक करनी होती है, एक के ऊपर एक वो रिंग लगानी होती है आपको, ठीक है। ये स्टैंड है और इसमें डिफरेंट कलर की रिंग्स हो सकती है, रेड, ग्रीन, ब्लू, ये येलो, ये ऑरेंज, अलग अलग तरह की। अगर पॉसिबल होगा तो मैं पिक यहाँ पर लगा दूंगी आपके रेफरेंस के लिए। तो इनमें क्या होता है, आपने सबसे पहले ये वाली रिंग डाली, देन ये रिंग डाली, देन ये रिंग डाली, उसके बाद ये और उसके बाद ये। तो जो लास्ट रिंग आपने डाली है, अगर आप इस स्टैक को खाली करना चाहते हो तो सबसे पहले कौन सी रिंग जाएगी, जो लास्ट इन हुई है। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सब लास्ट में इन हुई है वो सबसे पहले होगी बाहर जाने वाली, राइट। तो सबसे पहले ये जाएगी, देन ये जाएगी, देन ये जाएगी, यानी कि जो सबसे लास्ट में आपने एलिमेंट को आपने एंटर कराया है, पुश किया है। स्टैक में आप किसी एलिमेंट को ऐड करने को बोलते हो पुश ऑपरेशन, और उस एलिमेंट को स्टैक से आउट करने को बोलते हो, यानी कि स्टैक से रिमूव करने को बोलते हो आप पॉप। तो ये दो ऑपरेशन एसोसिएटेड हैं स्टैक से, राइट। तो अब हम यहाँ पर एक पीस ऑफ कोड देखते हैं जिससे हम स्टैक को मेमोरी लेआउट की टर्म्स में अच्छे से समझ पाएंगे। सपोज आपका मेन प्रोग्राम है, मेन फंक्शन है यहाँ पर प्रोग्राम के अंदर इंट मेन, और उसके अंदर आपने दो वेरिएबल्स डिफाइन करे, इंट ए कॉमा बी। आप क्या करना चाहते हो, इस प्रोग्राम के थ्रू दो नंबर्स को ऐड करना चाहते हो, लेकिन मैं इसमें 3 फंक्शंस का यूज़ करूँगी ताकि अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ मैं स्टैक को। इंट ए कॉमा बी, अब मैंने यहाँ पर एक फंक्शन को कॉल किया डिस्प्ले, और उसमें मैं इन दो वैल्यूज़ को पास कर दूँगी, ए और बी। सपोज ए में मैंने वैल्यू ली है 5 और बी में वैल्यू ली है मैंने 6, राइट। तो अब मैं यहाँ पर इसको कॉल कर दूँगी। मेन फंक्शन इंट टाइप का है, तो फिर मैं यहाँ पर एक वैल्यू रिटर्न कराऊँगी, सपोज 0, राइट। मैंने फंक्शन कॉल किया डिस्प्ले, तो मैं यहाँ पर इसको डिफाइन करूँगी, डिस्प्ले इंट ए कॉमा इंट बी, ओके। अब मैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिख रही हूँ। सपोज मैं एक थर्ड वेरिएबल ले रही हूँ यहाँ पर इंट सम, क्योंकि मैं सम को डिस्प्ले कराना चाहती हूँ यहाँ पर, ठीक है। दो नंबर्स को ऐड करके सम को डिस्प्ले कराना चाहती हूँ, तो इंट सम, और सम के कैलकुलेशन के लिए मैं एक थर्ड फंक्शन को कॉल करूँगी यहाँ पर, दैट इज़ सपोज ऐड उसका नाम है, और यहाँ पर अगेन मैं ए और बी को पास कर दूँगी, और उसके बाद प्रिंट करा लूँगी प्रिंट एफ %d कॉमा सम को प्रिंट करा लूँगी, और उसके बाद ये इंटीजर टाइप का है तो अगेन रिटर्न 0। और मैंने कॉल किया है ऐड फंक्शन को, तो मैं यहाँ पर ऐड को भी डिफाइन कर लूँगी, ऐड इंट ए कॉमा इंट बी, और इसको मैं यहाँ पर रिटर्न करा लूँगी, रिटर्न ए प्लस बी को मैं यहाँ रिटर्न करा लूँगी, राइट। तो अब क्या हो रहा है, सबसे पहले मैंने मेन फंक्शन को जब इन्वोक किया तो यहाँ पर मैंने वैल्यू पास कर दी डिस्प्ले फंक्शन को और के 5 और 6, राइट। तो उसके बाद कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, डिस्प्ले फंक्शन में। यहाँ पर एक मैंने वेरिएबल लिया, थर्ड वेरिएबल सम, और वहाँ पर एक थर्ड फंक्शन को कॉल कर लिया जो है इंट, सॉरी ये इंट टाइप का है एंड दिस इज ऑल्सो इंट, ओके। फिर ऐड फंक्शन में
मैं गई तो मैंने क्या रिटर्न करा लिया, इन दोनों का सम। ये सम यहाँ पर स्टोर हो गया इस वेरिएबल में एंड मैंने उसको करा लिया प्रिंट, राइट। तो अब इस प्रोग्राम को कंपाइलर स्टैक में किस तरह से इम्प्लीमेंट करता है, राइट। तो सबसे पहले सपोज ये है स्टैक। स्टैक में सबसे पहले जो फंक्शन कॉल हुआ दैट इज मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी आपके लोकल वेरिएबल्स हैं प्लस जितने भी पैरामीटर्स हैं प्लस जो उसका रिटर्न एड्रेस है, यानी कि यहाँ से रिटर्न होके उसको कहाँ जाना है, वो सब वैल्यू एक स्टैक फ्रेम में स्टोर होती है। हर एक फंक्शन का एक अपना स्टैक फ्रेम होगा, जैसे कि मेन फंक्शन का अपना स्टैक फ्रेम होगा जिसके अंदर उस फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ जो कि क्या होंगी, लोकल वेरिएबल्स, पैरामीटर्स एंड द रिटर्न एड्रेसेस, यानी कि इस फंक्शन को रिटर्न होकर कहाँ जाना है वो यहाँ पर स्टोर होगा। तो सबसे पहले कौन सा मेथड इन्वोक हुआ, मेन फंक्शन इन्वोक हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा मेन फंक्शन। लेकिन इस स्टेटमेंट के बाद मेन फंक्शन ने किसको कॉल कर लिया, डिस्प्ले फंक्शन को, राइट। तो ये यहाँ पर हो जाएगा पॉज, ये यहाँ पर पॉज हो जाएगा। और कौन सा मेथड एक्टिव हो जाएगा, कौन सा फंक्शन एक्टिव हो जाएगा यहाँ पर, डिस्प्ले फंक्शन, राइट। ये तो रहेगा ये स्टैक में, लेकिन अभी ये इनएक्टिव है, ये पॉज हो चुका है। और अभी एक्शन में कौन आ गया, डिस्प्ले मेथड। इसका अपना एक स्टैक फ्रेम बनेगा जिसमें इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू स्टोर होगी। ये इसका इंट ए बी सम एंड इसको रिटर्न होके कहाँ जाना है, मेन मेथड में जाना है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन इसके अपने स्टैक फ्रेम में स्टोर्ड होंगी। इस स्टेटमेंट के बाद इसने भी एक थर्ड फंक्शन को कॉल कर लिया जो कि है ऐड। तो यानी कि अब ये भी पॉज हो जाएगा, क्योंकि ये कब तक रिजल्ट नहीं दे पाएगा, ये किस पे डिपेंडेंट है, एक थर्ड फंक्शन पे डिपेंडेंट है और वो है ऐड। अब ऐड एक्शन में आ जाएगा, ये एक्टिव हो जाएगा, राइट। अब ये एक्टिव है और ये दोनों पॉज हैं, क्योंकि ये इस पे डिपेंडेंट है अपने रिजल्ट के लिए और ये इस पे डिपेंडेंट है। और अभी ये काम कर रहा है, ये क्या काम कर रहा है, ये रिटर्न करेगा सम, राइट। ए प्लस बी को रिटर्न करेगा, ये रिजल्ट देगा डिस्प्ले को। इसका काम खत्म हो गया, तो ये अब मेमोरी से चला जाएगा, राइट। अब ये एक्टिव फॉर्म में नहीं है, इसने अपना काम कर दिया, तो इसकी जो ज़रूरत थी वो ख़त्म हो गई है, तो इसको स्पेस से हमने उड़ा दिया, राइट। तो डिस्प्ले अब एक्टिव मोड में आ गया, ये एक्टिव मोड में आ गया। अब ये अपना काम कर रहा है, इसके सम में जो भी हमने ऐड करा था वो रिज़ल्ट आ गया है और ये अब प्रिंट करा रहा है। प्रिंट कराने के बाद वो रिटर्न 0 करेगा। रिटर्न करके ये कहाँ से कॉल हुआ था, इस फंक्शन से, तो ये चला जाएगा, कंट्रोल चला जाएगा मेन मेथड में। तो अगेन ये भी यहाँ से उड़ जाएगा, राइट। इसकी भी ज़रूरत नहीं है अब हमें। देन अगेन मेन में ये फंक्शन कॉल होके जो भी हमने प्रिंट करा था वो सब हो गया और यहाँ पर हम आ गए रिटर्न स्टेटमेंट मिलते ही कंट्रोल मेन मेथड से भी बाहर चला जाएगा, यानी कि अब मेन का काम भी पूरा हो गया। तो इस तरह से जो फंक्शन लास्ट इन्वोक हुआ था वो सबसे पहले पॉप हुआ, जो लास्ट पुश हुआ था वो सबसे पहले पॉप हुआ। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये स्टैक प्रिंसिपल पे बेस्ड है, राइट। तो दिस इज द स्टैक विच इज द वन सेगमेंट ऑफ द मेमोरी। स्टैक में क्या होता है, आपके हायर एड्रेसेस से लोअर एड्रेसेस की तरफ मेमोरी यूज़ होती है। सबसे पहले हायर एड्रेसेस वाली, यानी कि ये वाली मेमोरी यूज़ होती है और इधर से हम इस तरफ चलते हैं, यहाँ से यहाँ की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है स्टैक ओवरफ्लो। क्या है, स्टैक ओवरफ्लो। हमने क्या किया, एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को कॉल किया, राइट। तो हमने मेन फंक्शन के अंदर कॉल किया डिस्प्ले फंक्शन को, ओके। और डिस्प्ले फंक्शन के अंदर कॉल किया ऐड फंक्शन को, और ऐड ने जो भी रिजल्ट अपना दिया। अगर मैं यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर ऐड फंक्शन को और ऐड फंक्शन के अंदर डिस्प्ले को कॉल कर दूँ यहाँ पर, तो क्या होगा, यहाँ पर मेन, देन क्या कॉल हुआ, डिस्प्ले। डिस्प्ले ने किसको कॉल किया, ऐड को। और अगेन मैं बोल रही हूँ कि ऐड डिस्प्ले को कॉल करेगा एंड अगेन मैं डिस्प्ले में जाऊँगी, डिस्प्ले के अंदर ऐड कॉल होगा। तो ये कंटिन्यूसली चलता जाएगा, इनफाइनाइटली चलता जाएगा, इसका कोई अंत ही नहीं है, राइट। तो ये
आपके कंट्रोल से बाहर हो गया, ये अनकंट्रोल्ड जो आपने कॉलिंग कर दी है, इनफाइनाइट कॉलिंग में चला गया है प्रोग्राम। तो इससे क्या होगा, इससे जो स्टैक की जो मेमोरी है वो एग्जॉस्ट हो जाएगी। तो ये तो चलता ही रहेगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप पूरी मेमोरी स्पेस को ही खा जाओगे, राइट, पूरे स्पेस को ही ऑक्यूपाई कर लोगे। तो उसी सिचुएशन को हम बोलते हैं स्टैक ओवरफ्लो। आपने रिकर्शन का नाम सुना होगा। रिकर्शन मतलब जब कोई फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। तो उस केस में अगर आप पुअर रिकर्शन लगा दें वहाँ पर, उसको हैंडल ना करें अच्छे से, तो भी वो इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा और ऐसे करते करते स्टैक की जो पूरी मेमोरी है वो एग्जॉस्ट हो जाएगी और आपका जो प्रोग्राम है वो क्रैश हो जाएगा। तो उसी सिचुएशन को हम बोलते हैं स्टैक ओवरफ्लो, राइट। नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ मेमोरी जो हमारी मेमोरी लेआउट में है, दैट इज हीप। तो जिस तरह से स्टैक आपका मेमोरी यूटिलाइजेशन करता है इन केस ऑफ स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, उसी तरह से उसके जस्ट ऑपोजिट हीप आपका कब यूटिलाइज होता है, जब आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करते हो। जब प्रोग्रामर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रन टाइम पर मेमोरी को एलोकेट या डी एलोकेट कर पाता है, तब हम कौन सी मेमोरी को यूटिलाइज करते हैं, हीप को। इसका नाम हीप क्यों है, क्योंकि ये पाइल ऑफ स्पेस है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारा स्पेस रहता है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं थ्रू डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ओके, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड हीप, दैट इट इज़ अ पूल ऑफ स्पेस। बहुत सारा स्पेस है जिसको हमें यूटिलाइज करना है बहुत स्मार्टली यूजिंग द डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करने के कुछ फंक्शंस हैं, जैसे कि मेलॉक, कैलॉक, री एलॉक और फ्री करने के यानी कि डी एलोकेशन करने के लिए एक फंक्शन है आपके पास फ्री। तो जब भी यूज़र को या प्रोग्रामर को मेमोरी एलोकेट करानी है तो वो मेलॉक, कैलॉक या री एलॉक फंक्शंस का यूज़ करेगा। वो हम आगे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को जब डिटेल में पढ़ेंगे तब हम जानेंगे किस तरह से हम इन फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। और जब उसको वो मेमोरी नहीं चाहिए यानी कि उसको वो मेमोरी फ्री करनी है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तब हम यूज़ करते हैं फ्री फंक्शन का। हाँ, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हीप का जब हम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को, तो हमें मेमोरी को जब हमारा वर्क फिनिश हो गया, सपोज हमने कोई मेमोरी एलोकेट कर ली, उसके बाद हमारा इसका जो वर्क है वो फिनिश हो गया, तो इसको हमें फ्री भी कराना है। फ्री कराने का काम भी प्रोग्रामर का होगा। अनलाइक स्टैक, स्टैक में क्या होता था, वो कंपाइलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि जैसे कोई फंक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है या किसी वेरिएबल की रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसको फ्री कर देता था। बट हीप के केस में ऐसा नहीं है। हीप के केस में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो रोल प्ले कर रहा है, वो प्रोग्रामर या यूज़र खुद कर रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो साथ के साथ मेमोरी को फ्री भी करता जाए। अगर फ्री नहीं करेगा तो क्या होगा, धीरे 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 मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई होता रहेगा और आपके पास मेमोरी शॉर्टेज हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है हीप फ्रैगमेंटेशन का, हीप फ्रैगमेंटेशन। सपोज मेरे पास ये स्पेस है 30 बाइट्स का है, सपोज ये 30 बाइट्स, और इसमें इस तरह से है 0, 10, यहाँ पर 20 और यहाँ पर 30, इस तरह से है। यहाँ पर मेरा जो स्पेस ऑक्यूपाइड था वो सपोज कोई प्रोग्राम कोड बी ने ले रखा था, देन इतना ए ने ले रखा था और इतना सी ने लिया हुआ था, राइट। अब सपोज मुझे इसकी और इसकी रिक्वायरमेंट अब नहीं है, इतने इस स्पेस की और इस स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने इसको फ्री कर दिया और इसको भी मैंने फ्री कर दिया। तो क्या बचा यहाँ पर बचा सिर्फ बी, और यहाँ पर होल्स हो गए। इसे चीज़ में छोटे छोटे होल्स होते हैं ना, जैसे जैसे आप फ्री करते जाते हो तो यहाँ पर जगह जगह वो होल्स हो जाते हैं स्पेस में, राइट। तो जब ये होल्स हो जाएंगे तो क्या होगा, अगर यहाँ पर भी 10 बाइट्स है ना, यहाँ पर 10 बाइट्स, क्योंकि यहाँ पर ए ने रिलीज़ कर दिया, एंड यहाँ पर भी 10 बाइट्स हैं, ओके। 10 बाइट्स यहाँ पर है और 10 बाइट्स यहाँ पर है, लेकिन ये यूटिलाइज नहीं है, ये फ्री है। अगर मुझे रिक्वायरमेंट आती है 20 बाइट्स की, तो मैं एक पूरा 20 बाइट्स का ब्लॉक
एलोकेट नहीं कर सकती। हालांकि मेरे पास 20 बाइट्स फ्री हैं, बट मैं एलोकेट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि ये स्कैटर्ड हैं, 10 बाइट्स इधर हैं और 10 बाइट्स इधर हैं, तो ये मेरे किसी यूज़ की नहीं है। तो इसे ही हम बोलते हैं हीप फ्रैगमेंटेशन, राइट। अब इसका इलाज क्या है, इसको हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं? या तो मेरे पास ऐसी रिक्वायरमेंट आए कि 8 बाइट्स की या 6 बाइट्स की, तब तो मैं, यानी कि 10 से कम बाइट्स अगर की मुझे ज़रूरत है, तब तो मैं इस स्पेस को एलोकेट करा सकती हूँ, तब भी इसमें कुछ ना कुछ स्पेस फ्री बच जाएगा, राइट। अगर 8 बाइट्स ऑक्यूपाई हो जाता है इसमें से, तो 2 बाइट्स तो फिर भी वेस्टेज हो रहा है, राइट। तो इसी को हम बोलते हैं हीप फ्रैगमेंटेशन। या फिर इसका दूसरा इलाज क्या हो सकता है, अगर मेरे पास जब 10 बाइट्स की मुझे रिक्वायरमेंट होगी, तब मैं इस स्पेस को यूटिलाइज कर पाऊंगी, राइट। तो ये जो इशू हमें आ रहा है, जब हम किसी मेमोरी को एलोकेट और डी एलोकेट या फ्री कर रहे हैं, तब जो वहाँ पर जो स्पेस खाली बीच में बच जाती है, उसी को हम बोलते हैं हीप फ्रैगमेंटेशन। तो ये जस्ट ओवरव्यू था हीप का। तो इस वीडियो से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हैं, यू कैन डेफिनेटली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।